नमस्कार। चर्चा ज़रूरी है, लेकिन क्यों? शायद इसलिए कि कई बार हम खबर के उस पार नहीं जा पाते। अब ये ज़रूरी नहीं जो बताया जाए या दिखाया जाए वही सच भी हो। सच का एक छुपा हुआ पहलू भी होता है जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। चर्चा ज़रूरी है। इस कार्यक्रम में हम खबर का विश्लेषण कर आपको हर सच्चाई से रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मनोज बेसारिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंदा चोरी की। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। सैकड़ों साल की लंबी लड़ाई के बाद एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। राम मंदिर 3 मंजिला है, नागर शैली में बना है और इसके निर्माण में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसे इस प्रकार बनाया गया है कि यह मंदिर अगले 1000 सालों तक ऐसे ही मजबूती से खड़ा भी रहेगा। और मंदिर में हर रोज 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। और अगर सरकार की माने तो अयोध्या के इस मंदिर से अयोध्या का भी विकास हुआ है। लोगों को रोजगार मिला है, स्थानीय दुकानदारों की आय में भी वृद्धि हुई है। यानी कुल मिलाकर सब कुछ सुखद चल रहा था। लेकिन अचानक मंदिर में चंदा चोरी का मामला सुर्खियों में आ गया। लगा जैसे बिन बादल बरसात हो गई हो, सब कुछ बह गया हो। वैसे कहा जा रहा है कि बारिश तो इस बार कम ही होगी। अब जहां हुई भी है वहां शहर डूब गए। खैर, विषय पर आते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि राम मंदिर चंदा चोरी का पूरा मामला क्या है। आइए पहले इसे समझते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राम मंदिर की चर्चा इन दिनों सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी हो रही है। वजह है राम मंदिर को मिलने वाले दान की चोरी। अब ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंच चुका है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। साथ ही आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 को होगी। देखिए, ट्रांसपेरेंसी की हमने मांग की थी और हमने कहा था कि कुछ एविडेंसेस हैं, सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर, दे आर पेरिसेबल इन नेचर, वो कभी भी डेमोइज, डिस्ट्रॉयड, मूव्ड, ऑल्टर्ड हो सकते हैं, तो उनको प्रिजर्व किया जाए। ये हमारी मांग थी। बाद बाकी का एसआईटी चूंकि जांच चल रही है, जब हमने पिटीशन फाइल की थी उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो कोर्ट ने सभी एसआईटी की जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं उनको स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा गया है और मंडे को तारीख रखी है। हम लोगों ने सीबीआई लेड मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन की मांग करी हुई है और माननीय न्यायालय में आज मैटर की सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुना और इस केस में अगले मंडे तक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए डायरेक्शंस दिए हैं एसआईटी को। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कर रही है उसका भी स्टेटस कोर्ट में फाइल किया जाए। मांग थी पिटीशन में, मैं आरजेडीएमपी श्री सुधाकर सिंह की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसमें हमारी मांग ये थी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, साथ ही साथ अगर करंट इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है एसआईटी की वो कोर्ट मॉनिटर्ड हो, जिससे जो है कि इंडिपेंडेंस जो है शो हो और एक पब्लिक कॉन्फिडेंस लोगों में आए। क्योंकि इस तरीके के और अन्य मामले भी अगर आप देखें पहले मंदिरों में, तो जिसमें कोर्ट ने इस तरीके के आदेश पारित किए। साथ ही साथ हमने इसमें ये डिमांड की थी कि जो डोनेशन अभी तक दिए गए हैं उसको पब्लिक किया जाए और आगे भी जो है उनको डिस्प्ले किया जाए। इस तरीके की भी हमारी डिमांड थी, जिसपे जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इनिशियली नोटिस इशू कर रहे थे, जिसपे सॉलिसिटर जनरल ने रिक्वेस्ट करते हुए बोला कि एट दिस स्टेज नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है, तो जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट कॉल किया और मंडे को जो है स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करेंगे। अब इस मामले में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और संबंधित ट्रस्ट को तलब किया है, वहीं दूसरी ओर राजनीति भी खूब हो रही है। एक तरफ जहां सरकार के सहयोगी दल इस मामले में बचते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर निशाना साधते नजर आ रही हैं। देखिए, उस पर हमने पहले दिन ही कहा था कि उस पर कोई भी क्षमा योग्य बातें नहीं है। उस पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो सब होगी। कानून अपना काम करेगा, क्योंकि ये हमारे पवित्र स्थल हैं, हमारे सनातन के केंद्र हैं, आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं। उसमें इस प्रकार का अपराध होना, मैं समझता हूँ कि किसी भी कीमत पर
कहीं भी क्षमा करने के योग्य नहीं है। हम शुरू से कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जिस तरह से एसआईटी वहाँ उत्तर प्रदेश में एक इन हाउस इन्वेस्टिगेशन उत्तर प्रदेश सरकार करना चाह रही है कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है हमें मालूम नहीं है। पहले एसआईटी की रिपोर्ट, फिर उसके बाद एफआईआर। ये कभी होता है क्या? पहले तो एफआईआर होता है ना, उसके बाद ही तो एसआईटी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन होता है। तो हम शुरू से कह रहे हैं कि इस पे ये बहुत बीजेपी और संघ परिवार के लिए बहुत बड़ा संकट है और बहुत बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि ये जो राम मंदिर है, अयोध्या का राम मंदिर, संघ परिवार और बीजेपी के लिए एक वैचारिक आधार है। ये उनका आइडियोलॉजिकल बेस है। राम मंदिर इज़ देयर आइडियोलॉजिकल बेस। अब उसी राम मंदिर जो उनका वैचारिक आधार है, उसी राम मंदिर में लूट हुई है और चोरी हुई है, ये आरोप है। देखिए, ये प्रोसीजरल चीज़ें हैं, लेकिन हमें दृष्टि इस विषय पर रखनी चाहिए, ये हुआ कैसे। एक व्यक्ति जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरा का पूरा एक कैंपेन बुना पिछला, जिसमें 240 आई। इसके इर्द गिर्द क्या गाने चल रहे थे? जो राम को लाए। अब एक नया गाना भी लोगों के मन में है, जो राम के नाम पर चंदा खाए। और ये चंदा खाना सिर्फ एक सामान्य चोरी या डकैती की घटना नहीं है, ये आम भारतीयों की आस्था के साथ खिलवाड़ और पर्देदारी भी है। मैं चाहूंगा अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ पहलकदमियां ली तो उजागर हो सारे नाम, चाहे कितनों भी रसूखदार लोग। ये ना हो कि छोटी मछलियों पे पूरा टेलीविजन डिबेट हो और बड़ी मछलियों के बारे में किस्तों में छापा जाए कि कितने ईमानदार हैं। ये मैं समझता हूँ दृष्टिकोण ही एकमात्र लोगों की आस्था को जो ठेस पहुंची है, उसको थोड़ी हीलिंग होगी। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि इस पूरे मामले में कब क्या हुआ। राम मंदिर चढ़ावे में अनियमितताओं की शिकायत सामने आई, फिर जांच की मांग उठी। 13 जून 2026 श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी का गठन किया गया। 20 जून 2026 एसआईटी ने लगभग 150 संदिग्धों की पहचान और पूछताछ के आधार पर नकदी और अन्य सामान बरामद किए। 25 जून 2026 मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए और इसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर का नाम सामने आया। 26 जून 2026 ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा सौंपा। 27 से 30 जून 2026 एसआईटी ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के बयान दर्ज किए। 6 जुलाई 2026 ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय का इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। 7 जुलाई 2026 चंपत राय ने राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले पर राम भक्तों के नाम खुला पत्र लिखा। 13 जुलाई 2026 मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित ट्रस्ट को नोटिस भेजा। फिलहाल ये ध्यान रखना जरूरी है कि मामले की जांच जारी है। कई आरोप सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं, लेकिन उनकी अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी। इसलिए इस मामले में जांच एजेंसियों और अदालत के अंतिम निष्कर्ष का इंतजार करना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में सुनवाई हुई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की बेंच ने ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा एसआईटी से सुप्रीम कोर्ट ने अब तक के स्टेटस पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। अब क्या होगा आगे? क्या जांच का सही परिणाम सही वक्त पर आ पाएगा? इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर हेमंत गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। हेमंत जी, पहले आपके पास आना चाहूँगा, क्या लगता है सही वक्त पर फैसला आ पाएगा? क्योंकि अभी तो लंबी जांच बाकी है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय आपसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी है
सीबीआई की अध्यक्षता में जो टीम काम कर रही है, उन्होंने कहा कि नहीं, आप पूरा स्टेटस रिपोर्ट आप दीजिए। जो स्टेटस रिपोर्ट ये लोग देंगे, चूंकि अभी तक देखिए राम जन्मभूमि मामले में, कथित मामले में जो ट्रस्ट को जो नोटिस दिया है, वो उत्तर प्रदेश सरकार को जो नोटिस दिया, वो एसआईटी से जो स्टेटस आएगी उसको, और उसके आधार पर ही अगली सुनवाई की जाएगी। अब इसका बेस क्या होगा, क्योंकि सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जो एसआईटी गठित की है, वो रिपोर्ट किस तरीके से और किस मामलों में देती है, क्या संदिग्ध कौन कौन आते हैं, किस पर एविडेंस से प्रूफ हो रहा है, उसके आधार पर अदालत कार्य करेगी। अदालत जो है किसी पार्टी के या किसी कहने पर कुछ भी नहीं कर सकती। अदालत को एविडेंस चाहिए। जब तक एविडेंस बेस नहीं होगा, हम किसी भी कॉग्निजेंस को ले नहीं सकते और ना ही प्रूफ कर सकते। तो हमें एक एविडेंस की प्रूफ चाहिए कि भाई ये जो मामला है किन किन लोगों पर जाके चिन्हित होता है, तो वहीं पर हम लेंगे। और देखना ये भी है कि किन लोगों की तरफ हमारा सीरियस कॉग्निजेंस जाता है। अब इस मामले में दो लोगों ने किया है और कई पक्षों ने अपना अपना दावा किया, क्या क्या केसेस चल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप अपना रिपोर्ट एसआईटी का है वो 15 दिनों के अंदर आप दे दीजिए, जमा कर दीजिए, और तब हम इस मामले में आगे सुनवाई करेंगे। यानी कि जांच तो अभी लंबी चलेगी। डॉक्टर हेमंत गुप्ता जी, अजय जी आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से चंपत राय को क्लीन चिट दी गई है, तो क्या माना जाए आपकी दृष्टि में अब उनकी कोई जवाबदेही नहीं बची? देखिए, क्लीन चिट देने का मतलब तो सिर्फ यही है कि उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है जी। ट्रस्ट ने जैसा किया है और कहा गया है, जिस तरह के बयानबाजी है या उनको महापुरुष तक बताया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी जी, तो मैं जो समझ पा रहा हूं कि एक तरीके से उनको बचाने की कोशिश है। वो महासचिव है, सब कुछ उनके सुपरविजन में था, चोरी हुई है ये सबने माना है, ये है। आप कैसे ये तो वही वाली बात हो गई कि हमने आपस में बैठे और कहा नहीं ये व्यक्ति अच्छा है, इस पर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये महापुरुष है, सज्जन व्यक्ति है। यानी जवाबदेही तो रहेगी, अगर कोर्ट को लगता है जवाबदेही तो बनेगी, अगर कहीं लगता है जांच के अंदर ऐसा आता है। डॉक्टर हेमंत, अब ये लीगल टर्म आ गया जी, ये लीगल टर्म आ गया है और जो लोग इसमें जांच में हैं या सवालों के घेरे में है, उनसे सवाल जवाब होंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा। और चंपत राय को तलब किया जाता है या नहीं किया जाता है तो वो भी विषय रहेगा। अब दो तरीके की चीजें हो गई मनोज जी। एक तो हो गया सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पर उनको क्लीन चिट देने की कोशिश की गई कि ठीक है साहब, यहाँ हम सामाजिक स्तर पर देखें तो वो निर्दोष है, हमने क्लीन चिट दे दी। और उन्होंने तरीके से पूरे हिंदू समाज का या ऐसे लोगों का जो सनातन धर्म के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए क्लीन चिट दे दी। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको क्लीन चिट मिलेगी या नहीं मिलेगी वो जांच तय करेगी, एसआईटी की रिपोर्ट तय करेगी। जाहिर है। डॉक्टर हेमंत, आपसे जानना चाहता हूं, क्या किसी ट्रस्ट पर आरटीआई लागू होता है? आरटीआई जी ट्रस्ट पर नहीं हो सकती। ट्रस्ट पर नहीं हो सकती। तो ये बताइए, जो चंदा वसूला जाता है, रजिस्टर्ड, अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो रजिस्ट्रार के यहाँ से वो मांग सकती है जी। तो इस केस में क्या हो सकता है? क्या आरटीआई के जरिए पता लगाया जा सकता है, तो कोई डाल सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो प्रारंभिक जो रिपोर्ट में नगद चढ़ावे निगरानी के दौरान जो बार सुरक्षा कर्मियों और सुरक्षा प्रक्रिया जिसको कहते हैं उसका उल्लंघन हुआ, और उन्होंने जांच में इसको सत्य पाया। उन्होंने कहा कि गबन की तो घटना हुई है, ये सब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपियों के साथ आय, बैंक खाता, क्या अचल संपत्ति, नियत, जितनी भी चीजें, वो सारी जानकारी उनको चाहिए और उसको सब रजिस्ट्रार कार्यालय से मंगाकर वित्तीय जांच का दायरा बढ़ा दिया इसी वजह से। डॉक्टर हेमंत, आप एडवोकेट हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या चंदा संग्रह के लिए कोई गाइडलाइन होती है, और अगर बड़े स्तर पर चंदा वसूला जाए तो क्या ऐसे में सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है? एक बार फिर से क्वेश्चन करें आप। मेरा प्रश्न ये है कि क्या चंदा संग्रह के लिए कोई गाइडलाइन होती है,
और अगर बड़े स्तर पर कोई चंदा लेना पड़ जाए तो क्या ऐसे में सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है? निश्चित रूप से अगर आपको कोई चंदा अगर आ रहा है, कोई पैसा अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसका पूरा हिसाब होना चाहिए और सरकार के पास इसकी सूचना होनी चाहिए, ताकि देखिए वो पब्लिक मनी है। पब्लिक मनी अगर किसी तरह से चोरी होती है तो एक्ट के अंदर आ जाता है। इसीलिए तो ये केस हो रहा है और इसीलिए एसआईटी गठित की गई है। आप ये नहीं कह सकते कि हमको चंदा मिला इसलिए हम उसका हिसाब नहीं देंगे, क्योंकि आप चंदा तभी ले सकते हैं जब वो ट्रस्ट, अगर प्राइवेट लेते हैं तो उसका आप हिसाब नहीं मांग सकते, लेकिन जब ट्रस्ट बनी है तो यू आर अकॉर्डिंगली हैव टू गिव द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ योर अकाउंट्स, तो आपको देना पड़ेगा। तो हिसाब तो देना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति ने चंदा दिया है क्या वो जान सकता है कि उसके धन का उपयोग किस प्रकार किया गया है? निश्चित रूप से उसको जानने का अधिकार है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस मामले में जिस रूप को जिस मकसद से लिए वो पैसा दिया है, वो पैसा अगर जैसे आप देखिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट तभी कोई पैसा देती है जब उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करती है। अगर मान लीजिए कि किसी राज्य को कोई स्कॉलरशिप का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना, स्टेट गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जो लास्ट टाइम या जो आप अपने शेयर का जो पैसा उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दीजिए, तब फिर यहाँ से हम रिम्बर्स या डिसबर्स करेंगे पैसा। तो ये तो आपको देना पड़ेगा, हिसाब देना है, और जो देने चंदा देने वाले हैं उनका राइट है कि वो अपने पैसे का कहां सदुपयोग हो रहा है इसकी जानकारी। आखिरी सवाल अजय जी चाहता हूं आप इसका तुरंत जवाब भी दे दें। आपके अनुसार मामला राजनीतिक है या आस्था से जुड़ा हुआ है या दोनों का घालमेल है? क्या कहना चाहेंगे अजय जी? दोनों का घालमेल है, इसका सीधा जवाब है। पहले आस्था से जुड़ा हुआ था लेकिन बाद में ये पॉलिटिकल हो गया, और पॉलिटिकल होते होते हमने ये देखा कि अब पार्टी के अंदर से ही विरोध के स्वर उठने लगे। जैसे प्रणीत सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ हिंदू संगठनों ने भी आवाजें उठाई। तो यानी कि अब विपक्ष की भूमिका में खुद ही हिंदू संगठन आ गए, तथा कथित धर्माचार्य आ गए या साधु संत आ गए या ऐसे लोग आ गए जो सनातन धर्म को मानते थे, उनकी पैरोकारी करते थे। तो आज विपक्ष में दूसरे लोग नहीं है, खुद वही लोग हैं, और यही चिंता की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका भी, और डॉक्टर हेमंत गुप्ता आपका भी बातचीत करने के लिए। और अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इस घटना से सभी मंदिर से जुड़े कार्यकर्ता, तमाम श्रद्धालु और छोटे बड़े सभी संगठनों के लोग दुखी हैं। पिछले दिनों अभिनेता अनुपम खेर ने एक बयान में कहा था कि चोरी की घटना तो कहीं भी हो सकती है, क्योंकि चुराने वाले की मानसिकता बदली नहीं जा सकती। साध्वी ऋतंभरा ने भी अपने एक बयान में कहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि गंगा किनारे मलिन हरकत करने से गंगा अपवित्र नहीं हो जाती, उसकी पवित्रता बनी रहती है। ये ठीक है कि राम मंदिर में चोरी की घटना हुई, 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जांच अभी चल ही रही है, और आने वाले समय में जो भी दोषी होगा उसका चेहरा भी दुनिया के सामने जरूर आएगा। वैसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा है कि इस घटना से हम सभी शर्मिंदा और दुखी हैं। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। नृपेंद्र मिश्र ने यह भी कहा कि चंदा चोरी मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ट्रस्ट के लिए नए सीईओ की नियुक्ति की जाएगी। वैसे ट्रस्ट ने सीईओ के पद के लिए सभी लोगों से आवेदन मांगे हैं। 50 से 70 आयु वर्ग के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसका मंदिर प्रबंधन में कम से कम 20 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। और आपको बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई शाम 4 बजे तक है। तो मित्रों, इस चर्चा में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। समाचारों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।